हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए स्पेशल पीजीटी जूलॉजी का क्लासेस चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पहला यूनिट एनिमल किंगडम शुरू कर दिया था। इस यूनिट का इंट्रोडक्शन वीडियो, कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स और इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के तहत 5 किंगडम सिस्टम में पहला किंगडम मोनरा, जिसमें कि सभी तरह के बैक्टीरिया आते हैं, उसे भी अच्छे खासे डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। किंगडम प्रोटिस्टा में अगर इसके सेल टाइप की बात करें तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। कल ही मैंने बताया था, जहां भी बायोलॉजी में EU प्रीफिक्स दिखे उसका मतलब होता है ट्रू, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब सभी तरह के प्रोटिस्ट्स यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि काफी एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। तो मोनरा के कंपैरिजन में प्रोटिस्टा एडवांस होते हैं, क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हालांकि कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में ये बिल्कुल मोनरा से मेल खाते हैं, क्योंकि ये भी मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, मतलब ज़्यादातर ये भी एक कोशिकीय होते हैं। और सेल वॉल की बात करें तो कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। जबकि मोनरा में हम लोगों ने देखा था कि सभी तरह के बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि नॉन सेल्यूलोजिक होता है। जबकि प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है। क्लियर है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो हाँ, इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिमिलर होता है मॉनरन्स की तरह। ये भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये भी मोनरा की तरह ही ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हालांकि ऑटोट्रॉफिक में ये केवल फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये खाना बनाते हैं खुद से, और कीमोसिंथेटिक नहीं होते हैं। ठीक है? और इसके साथ ही साथ कुछ प्रोटिस्टा के प्रजाति जो है वो हेटरोट्रॉफिक्स भी होते हैं, मतलब दूसरे पे निर्भर रहने वाले प्रजाति अपने भोजन के लिए। ठीक है? तो प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसे हम लोग देख लेते हैं, जो NCERT के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो NCERT में दिया हुआ है वो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए स्वतः ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देख लेते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने टेबल में देखा था कि प्रोटिस्टा के अंदर सभी तरह के एक कोशिकीय यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स शामिल किए जाते हैं, लेकिन इस किंगडम के बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। मतलब जो किसी बायोलॉजिस्ट को एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन लग सकता है, वही किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट को प्लांट यानी पौधा समझ में आ सकता है। क्योंकि ये जो प्रोटिस्ट्स होते हैं वो कुछ पशु के तरह, कुछ पौधों के तरह और कुछ कवक जैसे देखने में लगते हैं। इनफैक्ट ये जो किंगडम है वो एक लिंक की तरह काम करता है प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में। अभी हम लोग को जो किंगडम प्रोटिस्टा के तहत ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है वो है क्रीजोफाइट्स, जिसके अंतर्गत हमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी के बारे में पढ़ना है।
फिर है डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर है यूग्लेनॉइड्स, फिर है स्लाइम मोल्ड्स और आखिरी में प्रोटोजोन्स इत्यादि के बारे में हमें किंगडम प्रोटिस्टा में स्टडी करना है। हमने अभी टेबल में देखा था कि चूंकि ये यूकैरियोट्स होते हैं इसीलिए इनके पास अच्छा खासा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। मूवमेंट के लिए कुछ प्रोटिस्ट्स के पास फ्लैजिला और सीलिया भी अवेलेबल होता है। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली सेल्फ फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन जैसे तरीकों को अपनाया जाता है। क्रीजोफाइट्स की बात करें तो इसमें बेसिकली डाइटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। मतलब ये जो ग्रुप है वो कुछ डायटम्स और सुनहरे शैवाल का एक समूह है जो कि कॉमनली समुद्र में और मीठे पानी के झील में पाए जाते हैं। नेकेड आंखों से इसे हम नहीं देख पाएंगे, इसीलिए इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है और इनमें से ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब खुद ही भोजन पकाते हैं। जैसे कि ज्यादातर जो शैवाल होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन द सोप बॉक्स। अब डायटम्स में एक खास बात देखने को मिलता है कि इसमें जो सेल वॉल होते हैं वो दो ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं जैसा कि एक साबुन का बॉक्स होता है जिसमें कि हम लोग साबुन रखते हैं, ठीक है, साबुदानी। किस तरह से उसमें जो ऊपर का और नीचे का ढक्कन होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ फिट बैठता है, बिल्कुल उसी तरह से डायटम्स के जो दो सेल वॉल्स होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं और एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन वॉल्स के ऊपर सिलिका की परत लगी हुई रहती है जिसके कारण इन वॉल्स को तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि सिलिका के परत हो जाने से ये सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं जिसे कि डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ही कड़ा हो जाते हैं। और जब ये शैवाल या डायटम्स मर जाते हैं तो भी इनके सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते सिलिका प्लेट की वजह से, जिसके कारण कई अरब वर्षों तक इनके सेल वॉल के डिपॉजिट्स जमा होते जाते हैं। साल दर साल जमा होते होते यह डायोटोमेशियस अर्थ बना देता है। बेसिकली ये है क्या, तो डायोटोमेशियस अर्थ जो है वो एक प्रकार का पाउडर होता है जो पानी के निकायों में पाए जाने वाले जीवाश्म शैवाल के तलछट से बनाया जाता है। चूंकि इन शैवाल की कोशिकाओं में सिलिका नामक यौगिक की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इन जीवाश्म से उत्पन्न सूखे तलछट में भी सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पाउडर में लगभग 80 से 90% तक सिलिका मौजूद होता है। चूंकि ये जो पाउडर होता है काफी खुरदुरा होता है, ठीक है, इसीलिए इसका बहुत सारा प्रयोग है, जैसे कि धातु पॉलिश में, ठीक है, पॉलिशिंग में, फिर टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, इसके अलावा कीटनाशक के रूप में। और देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ये भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं जो कि मोस्टली मेरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं।
हालांकि ये मीठे और खारे दोनों तरह के पानी में मौजूद होते हैं और ये खुद अपना भोजन पकाने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ इनके सेल्स में यानी कोशिकाओं में अलग अलग तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं, जैसे कि पीले रंग के, हरे रंग के, भूरे रंग के, नीले रंग के या लाल रंग के अक्सर देखने को मिल जाते हैं समुद्रों में। ये अक्सर समुद्र में लाल ज्वार और बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। खासकर जो लाल ज्वार होते हैं वो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा कॉज किए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, जिसके कारण कभी कभार समुद्रों में लाल रंग के ज्वार भाटा देखने को मिलता है। दरअसल ये इतने तेजी से रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं कि ऐसा देखने में लगता है कि पूरा समुद्र लाल हो गया है। ये अपनी आबादी में तेजी से अचानक से वृद्धि करते हैं, जिससे कि यह लाल ज्वार पैदा कर लेते हैं और देखने में लगता है कि समुद्र का पानी जले हुए लाल रंग में मानो बदल गया हो। अपने बढ़ने के दौरान ये न्यूरोटॉक्सिन नामक केमिकल का उत्पादन करते हैं, जो उन्हें खाने वाले मछलियों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। और जब कोई इंसान इस तरह की दूषित मछली खा लेता है तो वो भी काफी प्रभावित हो जाता है इससे। कभी कभार तो इस तरह की मछलियां इंसानों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। वास्तविक में डायनोफ्लैजिलेट्स ना तो पौधे होते हैं ना ही जानवर होते हैं। ये सिंपली एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें पौधों की तरह कुछ विशेष प्रकार की कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पौधों की तरह ही इनके सेल में भी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और जानवरों की तरह इनमें मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसके नाम में ही डायनो फ्लैजिलेट्स है। डाई का मतलब हो गया 2 और फ्लैजिलेट्स का मतलब हो गया फ्लैजिला, मतलब ऐसे जीव जिनके पास 2 फ्लैजिला मौजूद है, एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा ट्रांसवर्सली लोकेटेड रहता है। और इन्हीं फ्लैजिला की मदद से, मतलब पूंछ जैसी संरचना से, ये तैरते हैं और तेज गति से पानी में आगे बढ़ते हैं। हो सकता है अभी आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग इसकी पिक्चर्स देखना, गूगल पे सर्च करके इसका इमेज देखना, या हो सकता है कभी नेट पे देखा भी होगा कि समुद्र का पानी जो है वो चमकदार नीली, लाल या अलग अलग रंगों से जगमगा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स में ल्यूमिनेसेंट क्वालिटी देखने को मिलता है, जो समुद्र को रात में चमकता हुआ दिखाते हैं, बिल्कुल जुगनू की तरह। इसके बाद देखते हैं हम लोग यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, ये देखिए, ये है यूग्लिना की तस्वीर। ये भी एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। ठीक है, प्रोटिस्टा का बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य। ठीक है, प्रोटिस्टा फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हो गया यूग्लिना। यूग्लिना की बात करें तो इसमें मेजॉरिटी जो यूग्लिना होते हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब मीठे पानी में पाए जाते हैं। हालांकि ये जनरली रुके हुए पानी में यानी स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये दलदली भूमि, नम मिट्टी और थोड़े बहुत खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये ना तो पौधा है ना ही जानवर है, लेकिन इनमें दोनों की क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती है। इसलिए यूग्लिना को अक्सर कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स।
क्योंकि इसे जो है ना ही किंगडम प्लांटे में रखा हुआ है, ना ही किंगडम एनिमेलिया में इसे जगह दिया गया है, बल्कि इसे किंगडम प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। ठीक है। अब इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होते एनिमल्स की तरह, जहां सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल के बदले इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है, जो कि इनके बॉडी को काफी फ्लेक्सिबल यानी लचीला बना देता है। साथ ही साथ एनिमल्स की तरह मूवमेंट करने के लिए इनके पास 2 फ्लैजिला भी मौजूद होते हैं, एक छोटा सा फ्लैजिला और एक लंबा सा फ्लैजिला। ठीक है। तो दे हैव 2 काइंड्स ऑफ फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। ठीक है। तो ये दोनों तो थे एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं प्लांट कैरेक्टरिस्टिक। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूर्य की रोशनी में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं, बिल्कुल प्लांट्स की तरह। लेकिन जब इन्हें सनलाइट अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि रात को, इनके पास जब सूर्य की रोशनी मौजूद नहीं होती है, वैसे केस में ये जानवरों की तरह अपना भोजन दूसरों को शिकार करके करते हैं और बिल्कुल हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं एट नाइट, जबकि दिन में ये पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक होते हैं। चूंकि इनके पास दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन मौजूद हैं, इसीलिए यूग्लिना को मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब दिन में ऑटोट्रॉफ है और रात में हेटरोट्रॉफिक है। चूंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, इसीलिए उसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल हायर प्लांट्स को रिजेंबल करते हैं, मतलब हायर प्लांट्स की तरह ही इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो देखा हमने कि यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों तरह के कैरेक्टर्स शो करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है प्रोटिस्टा फैमिली के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। ठीक है, इसका मुख्य पॉइंट ये है कि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब कि वे मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। अब ये जो है कहाँ पाए जा सकते हैं, तो ये डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स, ठीक है, इस तरह के मलबे, सड़ते हुए पत्ते, टहनियां, मिट्टी, जंगल के फर्श और पेड़ों की छतरियों पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, खासकर नम, अंधेरे और ठंडी जगह इन्हें पसंद होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चूंकि मृत जीवी होते हैं, इसीलिए इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो है मुख्य रूप से बैक्टीरिया, फंजाई यानी कवक, ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये सूटेबल कंडीशन में, मतलब अच्छे अनुकूल वातावरण में, ये ग्रुप्स बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, जो कि कई फीट तक ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब वातावरण प्रतिकूल हो जाए, अनफेवरेबल कंडीशंस उत्पन्न हो जाए, तब यही जो इनका कॉलोनी रहता है, यानी जो ग्रुप उन्होंने बनाया होता है प्लाज्मोडियम, ये डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब जर्मिनेट करते हैं, अंकुरते हैं और छोटे छोटे फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जिनके मुंह पे यानी टिप्स पे जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफी रेसिस्टेंट और हार्ड होते हैं और कई सालों तक प्रतिकूल परिस्थिति में भी आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। इनफैक्ट इनके नाम में जो स्लाइम है
ये भी इसके जेलेटिनस अपीयरेंस से लिया गया है, जो कि इनके प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन में देखने को मिलता है किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन के तहत। अब ये जो इनका प्लाज्मोडियल स्टेज होता है वो प्रोटोजोआ से काफी मेलजोल खाता है, रिजेंबल करता है प्रोटोजोआ से, जबकि इनका जो फ्रूटिंग बॉडीज होता है जो कि स्पोर्स बनाता है वो फंजाई से रिजेंबल करता है। और ये जो प्लाज्मोडियम में डिफ्रेंसिएशन होकर जब ये स्पोर बनाता है तो ये जो स्पोर के पास सेल वॉल होता है वो सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना होता है और काफी रेसिस्टेंट होता है, जो कि किसी भी तरह के प्रतिकूल वातावरण को आराम से सह सके और अच्छा फेवरेबल कंडीशन आने पे वो अंकुरित हो जाए, मतलब जर्मिनेट कर जाए और रिप्रोड्यूस करे, मतलब आगे जो है प्रजनन करे और अपनी आबादी बढ़ाए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोन्स। अब इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पीजीटी में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख ही लेते हैं, साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आगे डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हम लोग का एनिमल किंगडम का पहला फाइलम हो जाता है, फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ये सभी प्रोटोजोन्स जो है वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन करने के लिए, और या तो शिकार करते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में निवास करके पैरासाइट्स के रूप में उनका भोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर है। प्रोटोजोन्स आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन्स को कहा जाता है कि ये एडवांस या हायर एनिमल्स के पूर्वज हैं। ठीक है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। मुख्य रूप से ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स देखने को मिलता है। हालांकि इसके और भी सब डिविजन्स है, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, चूंकि एनसीईआरटी में 4 मेजर ग्रुप्स का चर्चा किया गया है, इसीलिए हम इस पे ही फोकस रहेंगे। तो पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये प्रोटोजोन्स जो है वो फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मीठे पानी में, खारे पानी में या फिर नमी मिट्टी में। नाम में चूंकि अमीबॉइड है इसीलिए ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह के प्रोटोजोन्स जो है वो अमीबा शेप के होंगे। जिस तरह से अमीबा जो है वो अपने भोजन को कैप्चर करने के लिए अपना जो फॉल्स फीट यानी स्यूडोपोडिया है उसकी मदद लेता है, बिल्कुल उसी तरह ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जिसमें कि मुख्य रूप से ये अमीबा का फैमिली ही शामिल होता है, ये भी इसी तरह के मूवमेंट शो करते हैं। सो दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट एज इन अमीबा। ठीक है, मैंने बताया ना, जिस तरह से अमीबा में स्यूडोपोडिया का यूज किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये सभी प्रोटोजोन्स भी अपने स्यूडोपोडिया का यूज करते हैं भोजन का शिकार करने के लिए। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। ठीक है, जो समुद्र में रहने वाली अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं उनके सतह पे सिलिका की परत होती है। इनमें से कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जैसे कि एंट अमीबा। ठीक है, जो कि अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, मतलब ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला होता है। ठीक है, सो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। इस ग्रुप के जो सदस्य होते हैं वो या तो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब स्वतंत्र रहते हैं, या फिर पैरासिटिक होते हैं, यानी किसी परजीवी के शरीर में वास करते हैं। ठीक है, दे हैव फ्लैजिला
ठीक है, मैंने बताया मूवमेंट के लिए इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फिर इनका जो पैरासिटिक फॉर्म्स होता है वो बहुत तरह की बीमारियां कॉज करती हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस हो गया। एग्जाम्पल इसका है ट्रिपैनोसोमा। इसी ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है। तो ट्रिपैनोसोमा जो है वो एग्जाम्पल हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये एक्वेटिक होते हैं और जिस तरह से नाम में लिखा हुआ है कि इनमें सीलिया प्रेजेंट होगा मूवमेंट के लिए। ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, काफी एक्टिवली मूव करने वाले होते हैं, क्योंकि इनमें थाउजेंड्स मतलब एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में इनमें सीलिया मौजूद होता है, जिसकी मदद से यह आसानी से मूवमेंट करने वाले जीव माने जाते हैं और काफी एक्टिव होते हैं पानी में। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इनके सेल सरफेस के बाहर में एक बाहर की तरफ ओपन होने वाला एक कैविटी उर्फ गलट प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप लोग अगर पैरामीशियम का डायग्राम देखें अच्छी तरीके से तो उसके डायग्राम में आपको ये कैविटी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो पैरामीशियम का डायग्राम है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लेबलिंग नहीं किया हुआ है। इसका लेबल डायग्राम आप लोग गूगल पे देख सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको आराम से देखने को मिलेगा गलेट, सीलिया, वेक्यूल एक्सेट्रा, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। यहाँ पे क्या कह रहा है, दरअसल सीलिया की समन्वित गति से पानी में मौजूद भोजन को गले में पहुंचाया जाता है। होता क्या है कि ये जो प्रोटोजोआ होते हैं वो पानी को अपने सीलिया की समन्वित गति से मारते हैं। इससे पानी में तरंगे पैदा होती है और भोजन से भरा पानी गले में पहुंच जाता है। क्लियर है? हमने पहले ही बताया है कि इनके पास एक कैविटी यानी गुहा होती है जिसे गला कहा जाता है, ठीक है, यानी गलेट कहा जाता है, और यह कोशिका की सतह के बाहर खुलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पोरोजोन्स। अब इनके नाम में ही लिखा हुआ है स्पोरोजोन्स, स्पोर यानी इनके लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होता है जो कि काफी इन्फेक्शियस होता है, और इसमें आने वाले लगभग मेजॉरिटी प्रोटोजोन्स जो है वो डिजीज कॉजिंग होते पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। मतलब डिजीज कॉज करने वाले पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजोन्स में, जिसमें सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम को माना जाता है जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। हमें इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखना है जो कि हम देखेंगे आफ्टर किंगडम फंजाई, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट आएगा वीडियो किंगडम फंजाई के बारे में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत किंगडम प्लांटे और एनिमिलिया को देखेंगे। उसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे अपने एनिमल किंगडम के मुख्य भाग में, ठीक है। और साथ ही प्रोटोजोन से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं और कुछ एक्सपेक्टेड गेस्ट क्वेश्चंस भी। क्लियर है? चूंकि वो आ चुका है पहले भी पीजीटी के एग्जामिनेशन में, ठीक है, बीपीएससी ट्री 1, 2, 3 में। क्लियर है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।